वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी और हम बॉन्ड एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे कि बुनियादी तौर पे ये बॉन्ड एनर्जी होती क्या चीज़ है, इसको हम लोग कैसे डील करते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जब भी हम लोग बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो ये वो एनर्जी है जो हमारे पास किसी भी केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के काम आ सकती है, या इसको आप ऐसे समझ लें ये वो एनर्जी है जो तब रिलीज़ होती है जब कोई बॉन्ड फॉर्म होती है। असल में ये दो प्रोसेस हैं। एक हमारे पास है बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस। जब भी हम बात करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस पे तो वो हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। दूसरा हमारे पास है बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग जो प्रोसेस होता है वो हमारे पास कैसा प्रोसेस होता है, वो हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी बुनियादी तौर पर कोई बॉन्ड बनी हुई है, हमने उसके अंदर एनर्जी सप्लाई करी, तो जैसे ही हम एनर्जी को सप्लाई करते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही हमारे पास उनके दरमियान की जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाती है। तो जितनी एनर्जी लगी है इस बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए, वो एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है, वो एनर्जी हमारे पास एंडोथर्मिक एनर्जी कह लें, एब्जॉर्प्शन हुई वाली एनर्जी कह लें, उसी को नाम दे दिया है बॉन्ड एनर्जी का। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपके पास बॉन्ड फॉर्म हो रही है, जैसे कि ये एक एटम्स हैं आपके पास, अगर ये आपस में दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं, तो जब बॉन्ड बना रहे हैं तो ये एनर्जी को क्या कर रहे होंगे, रिलीज़ कर रहे होंगे। तो जितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। बस फ़र्क ये है कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यानी बुनियादी तौर पे ये दोनों टू अपोजिट प्रोसेस की कैटेगरीज़ में हमारे पास लाए कर जाते हैं। हम इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, हम ये कहते हैं द एनर्जी इन्वॉल्व फॉर द ब्रेकिंग या फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल इज़ नोन एज बॉन्ड एनर्जी। यानी कोई भी हमारे पास एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, वो जो भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, अगर मुझे उसको ब्रेक करना है या उसको फॉर्म करना है, कोई दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, ब्रेक भी हो सकता है, फॉर्म भी हो सकता है, तो जितनी एनर्जी उसमें से रिलीज़ होती है वो एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है, वो पर्टिकुलर एनर्जी हमारे पास बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। इसको हम लोग अल्टरनेटिवली भी एक तरीके से डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि ये वो भी एनर्जी है जो रिलीज़ हो रही है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। यानी जब बॉन्ड बन रही है तब भी जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है फ्री एटम्स होने की वजह से, उस एनर्जी को भी हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल है, हमने इसमें एनर्जी सप्लाई करी, अब जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर ली वो बॉन्ड एनर्जी। या अगर ये बॉन्ड आपस में जुड़ती तो जितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो एनर्जी आपके पास क्या कहलाती है, वो आपके पास बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि ये जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है ये बुनियादी तौर पे है क्या। तो हम ये कहते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन द बॉन्ड डिसोसिएशन इज़ मोर एक्यूरेट देन द बॉन्ड फॉर्मेशन। जो हमारे पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज़ कम्पेरिजन टू बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन ज़्यादातर जो बॉन्ड एनर्जी है उसको हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह रहे होते हैं, और उसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस दोनों में ये एक्सप्रेस कर लेते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, ज़ाहिर है जब बॉन्ड एब्जॉर्ब हो रही है, डिसोसिएट होने के लिए तो एंडोथर्मिक प्रोसेस चाहिए। यानी जो भी एटम है पर्टिकुलर, वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे ही वो एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, साइन पॉजिटिव आएगा। अल्टरनेटिवली या आप इसको समझ लें, अल्टीमेटली आपके पास जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा इतनी सारी हीट। अच्छा, अब होता क्या है, इस केमिकल रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रहे होते हैं, तो इसीलिए हम इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं इंथैल्पी। यानी इंथैल्पी का जो वर्ड है वो भी हमारे पास अक्सर इस्तेमाल कर लिया जाता है। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड इन किलोजूल, ज़्यादातर ये किलोजूल में रिक्वायर्ड होती है फॉर द ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल बॉन्ड इन द सैंपल ऑफ द रिएक्टेंट। कोई भी आपके पास रिएक्टेंट सैंपल है उसका 1 मोल होना चाहिए, और उसको जो ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी समझा सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ कंपैरिजन करवाए जाएँ, किस लिहाज से अगर हम कंपैरिजन करवाते हैं, जैसे बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ अगर हम कंपेयर करवाएं तो इससे पता लग जाता है कि कौन सी बॉन्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। जाहिर है जो जितनी ज़्यादा एनर्जी लेगा उस हिसाब से हमें उसकी स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देखिए, ये जो बॉन्ड की इन्फॉर्मेशन है ना, ये हमें बहुत फ़ायदा देती है, हमें पता लग जाता है कौन सा कंपाउंड की अपनी एबिलिटी क्या है, अपनी स्ट्रेंथ क्या है। और हम लोग मॉलिकुलर पोलैरिटी को, रेडियाई ऑफ बॉन्ड एटम्स, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब वो चीज़ें जो हम लोग बॉन्ड एनर्जी और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड की मदद से क्या करते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
तो 3 तरह की बातें हैं, एक है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, एक है साइज ऑफ द बॉन्ड इन एटम, और तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। अब अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल की, तो जब भी हम लोग पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो वैल्यू है बॉन्ड एनर्जी की वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की किसके ऊपर डिपेंडेंट है, या तो वो होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा या हेट्रो होगा। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब ये होता है जिसमें आपके पास सेम एलिमेंट मौजूद हो, जैसे H2 होगा, Cl2 होगा। हेट्रो जैसे ये आपके पास है HCl है, जिसमें हाइड्रोजन और Cl दोनों अलग अलग हैं, तो ये हमारे पास हेट्रो होगा। अब होता क्या है, ये कह रहा है जो हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अक्सर एनर्जी देखी गई है ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पे HCl की एनर्जी ज़्यादा है और Cl की एनर्जी हमारे पास कम है। इसकी वजह उनका आयनिक कैरेक्टर है, उनके अंदर पोलैरिटी है। ज़ाहिर है अगर HCl की बात करेंगे तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, तो ब्रेक हो रहा है तो उसके हिसाब से ही इस पर H पॉजिटिव आ रहा है, Cl नेगेटिव आ रहा है। तो क्योंकि ये आपके पास पार्शियल पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, तो इस पार्शियल पोलैरिटी क्रिएट होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। ये जो प्रोसेस ऊपर लिखे हुए ये तो एटोमाइजेशन के प्रोसेस कहलाते हैं। एटोमाइजेशन का क्या मतलब होता है, जिसमें हमारे पास कोई मॉलिक्यूल एटम्स में ब्रेक हो। इसमें हमारे पास ये वाली बात नोट की गई है कि HCl की जो पोलैरिटी है वो हमारे पास क्या होती है, ज़्यादा होती है किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के एतबार से। इसकी वजह इसमें नॉन पोलर जो हैं या जो इस तरह के होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं उनसे ज़्यादा है, क्योंकि HCl की पोलैरिटी ज़्यादा है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही इतनी ज़्यादा है। एक और चीज़ हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है साइज़ ऑफ द बॉन्डेड एटम्स, कि जो हमारे पास एटम्स जुड़े हैं बॉन्ड हुए उनका अपना साइज़ क्या है। देखिए द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड एनर्जी, अच्छा ये जो है ना बॉन्ड एनर्जी की जो वैल्यू है ये हमारे पास को रिलेट करती है साइज़ ऑफ एटम्स के साथ। अगर दो एटम्स ऐसे हैं जिनका स्मॉलर साइज़ है तो वो स्ट्रांगली बॉन्ड हो जाएंगे ड्यू टू शॉर्टर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और हमारे पास उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। यानी जिनके साइजेस छोटे हैं वो देर से ब्रेक होते हैं, क्योंकि वो साइज़ छोटे होने की वजह से उनके दरमियान इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर हमारे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास छोटा है साइज़ है, तो उसमें फिर हमें देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं द हाई बॉन्ड एनर्जी, ये हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल बने हुए। हाइड्रोजन का साइज़ छोटा है, तो अगर हम हाइड्रोजन को ब्रेक करने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है जैसे ही हाइड्रोजन हमारे पास ब्रेक हो रहा है तो इसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमारे पास अच्छी खासी एनर्जी है। दस नॉट ओनली द पोलैरिटी बट ऑल्सो द साइज ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसका मतलब सिर्फ पोलैरिटी वो फैक्टर नहीं है, बल्कि हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन या आपके पास बॉन्ड रिलीज़ हो रही है, ज़ाहिर है बॉन्ड एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है ड्यूरिंग फॉर्मेशन या एब्जॉर्ब हो रही है, डिसोसिएट हो रही है, पोलैरिटी तो एक फैक्टर हो गया है उसके अंदर, लेकिन साइज़ से भी फ़र्क पड़ रहा है। देखना पड़ रहा है कि एटम के जो पर्टिकुलर साइज़ हैं वो कम है या ज़्यादा है। क्लोरीन का साइज़ बड़ा है तो इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू है वो आपके पास कम होगी। हाइड्रोजन का साइज़ छोटा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जब हम लोग बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड से क्या मसला आ जाता है या क्या पता लगता है, देखें जितने भी हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनको हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर है मल्टीपल बॉन्ड बनने से क्या होता है, स्ट्रेंथ पैदा होने स्टार्ट हो जाती है और डिसोसिएशन का अमल जो है वो लेट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक वो ट्रेंड है जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है उसके ऊपर बात हो रही है। ये क्या शो करा रहा है, ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स द हायर द बॉन्ड एनर्जी। जितने ज़्यादा आपके पास बॉन्ड बढ़ते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा आपके पास बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। यानी दोनों चीज़ें आपके पास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब होता क्या है, इट मे बी नोटेड दैट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड इज़ नॉट एग्जैक्टली डबल टू डेट ऑफ द कार्बन सिंगल बॉन्ड। देखिए इसकी वैल्यू इससे डबल नहीं है, कुछ फ़र्क है। इसी तरीके से जो ट्रिपल बॉन्ड की वैल्यू है वो एग्जैक्टली 3 टाइम्स नहीं है एज़ कम्पेरिजन टू 1 वाले। यानी ऐसा नहीं है कि अगर ये 348 है तो इसका ट्वाइस ये हो रहा होगा और उसका थ्राइस ये हो रहा होगा, ऐसा नहीं है, फ़र्क आ रहा है। क्यों आ रहा है, द रीज़न इज़ दैट डबल बॉन्ड बिटवीन द टू एटम एक्सप्रेस इन 1 सिग्मा एंड 1 पाई। असल में ये पाई और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से डिफरेंस आ रहा है। अब होना क्या चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि इसका थ्राइस होता है। अगर ये इसका थ्राइस टाइम होता तो फिर तो ये वैल्यू काफ़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन ये इतनी नहीं है। इसकी वजह ये है कि जो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बनते हैं वो असल में एक्सप्रेस करते हैं।
और पाई बॉन्ड रिलेटिवली वीक होती है एज़ कंपैरिजन टू सिग्मा बॉन्ड, उसको लेस एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब पाई बॉन्ड के बनने की वजह से लेस एनर्जी वाला फिनोमिना अप्लाई हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि अगर सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड जो है वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रही है तो वो थ्राइस हो जाएगी कोई बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू। पाई बॉन्ड उसकी वैल्यू को थोड़ा डिक्रीज़ भी कर रहे होंगे तो एग्जैक्टली 3 टाइम्स नहीं होगा, वैल्यू उससे हमेशा क्या होगी, कम होगी। अच्छा यही वजह है कि हमारे पास लेस एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड हो रही है कंपैरिजन करें ट्रिपल बॉन्ड के लिए। वैसे अगर आप देखेंगे तो 348 तो बहुत हाई एनर्जी है, और अगर आप इधर देखेंगे तो 839 भी बहुत हाई एनर्जी है। एक जनरल एतबार से बात हो रही है। आपस में देखेंगे तो भी कार्बन सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कम है और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं ये रिलेटिवली वीक है, उस तरह से नहीं है जिस तरह से इसको एनर्जी को होना चाहिए था, थ्राइस वाले कैटेगरी में नहीं फॉल कर रही है। लेकिन अलबत्ता अगर हम इसको वैसे देख लें एक जनरल सेंस में तो हमें ये पता चल रहा है कि बॉन्ड एनर्जी की बड़ी अहमियत है इस एतबार से। और यही वजह है कि हमारे पास जब हम बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमें समझ में आ जाते हैं, और जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है उसकी जो नेचर है वो भी हमारे सामने आ जाती है। अब होता क्या है, बॉन्ड एनर्जी की कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की गई, वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया गया। जैसे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के लिए वैल्यू है 436, कार्बन डबल बॉन्ड के लिए वैल्यू है। लेकिन आप देख रहे हैं जैसे जैसे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड बढ़ती जा रही है उससे फ़र्क पड़ता जा रहा है। कार्बन नाइट्रोजन का कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। यही हमने याद भी करना है कि नाइट्रोजन का जो केस है बॉन्ड एनर्जी के एतबार से, ये इंपॉर्टेंट MCQs भी आता है पेपर के अंदर कि हमारे पास ये जिसका जो मामला है वो ज़्यादा हमारे पास क्या है, मुश्किल मामला है नाइट्रोजन के एतबार से। इसकी वैल्यू 941 है, कोई 946 किलो जूल पर मोल लिखता है। हमारी किताब में 941 किलो जूल पर मोल लिखा हुआ, तो डिपेंड करता है हमारे पास कि वैल्यूज़ कहाँ से हैं, हमने एक्सट्रैक्ट आउट करी। लेकिन एक जनरल थीम है 940 से अबव वाली कैटेगरी के अंदर लाए करेगा ये। अब क्या होता है हमारे पास, ये जितने भी हमारे पास बॉन्डिंग्स हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, कार्बन्स हैं, ये तमाम की तमाम बॉन्डिंग्स हमारे पास बड़ी अहमियत की हामिल हैं, और हमारे पास इनकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे रिएक्शंस के एतबार से। बस एक बात याद रखिएगा, ये सब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज़ हैं, क्योंकि ये सब पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, यानी ये बॉन्ड एब्जॉर्ब हो रही है एंडोथर्मिक के एतबार से लिखी हुई है, वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अच्छा, इसी का रिवर्स हो जाएगा तो वो रिलीज हो जाएंगी, वो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये बॉन्ड एनर्जी का जो टॉपिक है इसकी क्लैरिटी हो गई होगी, कि समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल प्रैक्टिस में हम लोग कैसे इस पूरे के पूरे जो फिनोमिना है या जो एनर्जीज़ हैं उनकी वैल्यूज़ को डील करते हैं। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के MCQs के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।